नमस्कार, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं देवी। आज जो हम लोग पिछली क्लासों में जो हमने एक श्रृंखला स्टार्ट की थी वन लाइनर के फॉर्मेट में पीपीटी के माध्यम से, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए एक खूबसूरत मोटिवेट शेर है कि बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है। कि बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है। भंवर में वही फंसता है जो हिम्मत हार जाता है। भंवर में वही फंसता है जो हिम्मत हार जाता है। दोस्तों, ना हिम्मत हारनी है और ना ही मुझे हारने देनी। तो आइए दोस्तों, हम लोग आज जो हम लोग ये पढ़ेंगे, समझेंगे बहुत अच्छे से तरीके से, तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं, उनके बारे में जानेंगे, समझेंगे बहुत अच्छे माध्यम से। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ में, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा सभी लोग। और फटाफट आप इस लिंक को फटाफट दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सकें। तो आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ अनुच्छेदों के बारे में। जैसा कि दिया गया है कि एक भारत में यानी कि किसी भी देश में एक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। ये आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत कहा गया, संविधान में किस आर्टिकल में दिया गया है? तो देखिएगा कि 124 अनुच्छेद 124 में सुप्रीम न्यायालय की स्थापना और संविधान, यानी कि संविधान में 124 के आर्टिकल के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था का गठन की व्यवस्था की गई। ठीक है, स्थापना की गई है 124 आर्टिकल 124 के माध्यम से। वहीं पर बेटा दूसरा आर्टिकल क्या कहता है? 125। 125 में क्या कहा गया कि जज भाई, अगर जज होंगे, समझे, न्यायाधीश होंगे, उनके वेतन की बात की गई, वेतन भत्ते की बात की गई है आर्टिकल 125। बहुत ही आराम तरीके से, बहुत ही मजेदार तरीके से आप लोग बने रहिएगा चैनल के साथ में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरा पहला ही मोटो है। कोई भी स्ट्रेस नहीं लेने का, सभी लोग मस्त होकर के पढ़िएगा। तो 125 में क्या कहा गया है कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई। उसके बाद बेटा अनुच्छेद 125 में कहा गया कि जजों के वेतन के बारे में, वेतन भत्ते के बारे में कहा गया है। तो वेतन भत्ते के बारे में देखो, स्थापना होगी तुरंत पैसे की बात की जाती है। ठीक है, तो जजों के वेतन भत्ते की बात की गई। उसके बाद कहा गया आर्टिकल 126। आर्टिकल 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी। आर्टिकल 126 के आधार पर क्या किया जाएगा कि अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं, ठीक है, किसी कारणवश उसकी यानी कि मृत्यु हो जाती है या महाभियोग लगा के उसे हटा दिया जाता है, तो तत्काल कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसी को भी बनाया जा सकता है। तो आर्टिकल 126 के आधार पर किसी भी व्यक्ति को, यानी कि जो वहां पर सीनियर होगा, है, तो सीनियर होगा उसको, या राष्ट्रपति किसी को कह देता है कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री मुख्य न्यायाधीश का काम आप करोगे। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का काम कौन करेगा? उसकी नियुक्ति की बात की गई है आर्टिकल 126 के माध्यम से। उसके बाद दिया गया 127। आर्टिकल 127 में तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की गई कि कैसे नियुक्ति होगी, किन किन न्यायाधीशों को नियुक्ति किया जाए, उसके संबंध और भी होते हैं ना न्यायाधीश। 128 के तहत क्या किया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। 128 के आगे क्या किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट की बैठक होती है, न्यायालय में एक बैठक होती, बैठकें होती हैं, उन बैठकों में क्या किया जाएगा कि जो भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, उन्हें क्या किया जाएगा, उनको बैठकों में शामिल होना, उपस्थित होना अनिवार्य था। ठीक, ये बात होगी। उसके बाद आर्टिकल 129। आर्टिकल बेटा 129 में क्या कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय रिकॉर्ड की अदालत हो, यानी कि सारी चीजें रिकॉर्डेड होनी चाहिए। रिकॉर्ड यानी कि ये कोई ये नहीं कि आज कोई जजमेंट हुआ और वो कल मिले ना, कहाँ गया वो अभिलेख, कहाँ गया है, कैसा था, क्या फॉर्मेट था, क्या कैसा क्या था, वो कैसा होना चाहिए, रिकॉर्ड की अदालत हो। ठीक, रिकॉर्ड होना चाहिए सारी चीज। अनुच्छेद 130 सुप्रीम कोर्ट की सीट, सुप्रीम कोर्ट की सीट के बारे में कहा गया है आर्टिकल 130 के माध्यम से, आर्टिकल 130 के माध्यम। आगे चलिएगा 131। 131 में क्या कहा गया
आर्टिकल 131 में सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार, उसका मूल क्षेत्राधिकार क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय में कितना कितना उसका क्षेत्राधिकार है, कहाँ तक उसकी पहुंच है, कहाँ तक उसकी पकड़ है, इसके बारे में दिया गया। आर्टिकल 121 ए, ये देखो जोड़ा गया। आर्टिकल 121 ए में कहा गया केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता निरस्त के रूप में कहा गया है कि आर्टिकल 131 के बारे में, ठीक है, रूप में सवालों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का विशेषाधिकार। अगर कोई केंद्रीय कानून बना और उसको चुनौती मिलती है तो डिसाइड कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। अगर वो वैध है तो उसको माना जाएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसे अवैध घोषित कर दिया उसे तो निरस्त माना जाएगा, निरस्त माना जाएगा। आर्टिकल 132 में क्या कहा गया है कि कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार है। कुछ मामलों की बात करें कि आप दोबारा अपील कर सकते हो, रिव्यू ले सकते हो, जैसे एक मैच में होता है रिव्यू, कि अगर ये गलत है तो दोबारा अपील करके आप उसे फिर से रीचेक करवा सकते हो कि हाँ शायद है किसी कारणवश जजों से गलती भूलवश कोई गलत निर्णय पास हो गया तो आप दोबारा उसे रीचेक करवा सकते हो। 133 में क्या किया गया कि सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। सिविल मामलों में जो सिविल मैटर होते हैं, जैसे कह दिया जाए कि कोई रोजगार से संबंधित है या और भी कोई भी वैकेंसी से संबंधित है, एक होता है फौजदारी लड़ाई झगड़े से, एक होता है सिविल से। तो सिविल के संबंध में उच्च न्यायालय से अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। अगर वहां से कोई गलती हो रही है, मान लो सिंगल बेंच होता है, डबल बेंच होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट में फिर खंडपीठ बैठती है, ठीक, तो इस तरीके से ये व्यवस्थाएं की जाती है। उसके बाद दिया गया है आर्टिकल 134 आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। आपराधिक जो मामले होते हैं उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय का क्या होता है? उसका अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है। देखो एक और आर्टिकल जोड़ा गया, अनुच्छेद 134 ए। आर्टिकल अनुच्छेद 134 ए, सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र, अपील के लिए क्या किया जाता है? प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आर्टिकल 135 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौजूदा कानून के तहत संघीय कानून के क्षेत्राधिकार और शक्तियां, ये कहा गया आर्टिकल 135 के तहत। तो 124 से लेकर के बेटा कितना, 124 से 135 तक, 124 से लेकर के 135 तक ये आर्टिकल दिया गया है। किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित। आगे देखिएगा, और भी देखिएगा, और भी बहुत सारे आर्टिकल। अनुच्छेद 136 देखो, आर्टिकल देखो, अनुच्छेद 136 में क्या दिया गया? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील करने के लिए विशेष अवकाश, विशेष अवकाश, ठीक। आर्टिकल 137 में क्या दिया गया? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा होती है, ठीक, समीक्षा के लिए कहा गया। आर्टिकल 138 में क्या कहा गया? सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि, अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की जाती है। आर्टिकल 149 में कहा गया है कुछ रिट्स जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर पर कन्वेंशन, ये कहा गया। आर्टिकल 139 ए में कहा गया कुछ मामलों का स्थानांतरण, कुछ मामले ऐसे होते हैं संगीन जिनका स्थानांतरण एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में किया जाता है। आर्टिकल 140 में क्या कहा गया है? सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्ति है, सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के बारे में कहा। आर्टिकल 141 में कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी है, बाध्यकारी। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से निकलता है यूपीएसआई के लिए, समझे कि किस आर्टिकल के तहत में सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश है तो वो सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी होगा, बाध्यकारी होगा। आगे देखिएगा, आर्टिकल 142 में क्या कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के प्रवर्तन और खोज आदि के आदेश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट किसी भी सिंगल बेंच या डबल बेंच के ऑर्डर को
खारिज कर सकता है उसके तथ्यात्मक जानकारी। एक दिया गया आर्टिकल 143, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई है। ये अच्छा क्वेश्चन है कि किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है कौन? राष्ट्रपति ले सकता है। राष्ट्रपति क्या करेगा, किसी भी मैटर पर जब फंसता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें हमें क्या करना चाहिए। ठीक, मगर बाध्यकारी राष्ट्रपति नहीं। ठीक, कि नहीं अगर मैंने कोई सलाह दी है तो आप उसको करना ही आपको पड़ेगा। तो राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है, सलाह लेने का काम है, सलाह ले सकता है। मानना न मानना राष्ट्रपति की इच्छा पर, विवेक पर निर्भर करता है। आर्टिकल 144 क्या दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करने के लिए नागरिक और न्यायिक अधिकारी, ठीक, ये कहा गया। आर्टिकल 144 ए में कहा गया है कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित सवालों के निपटाने के लिए विशेष प्रावधान, यानी कि कोई कानून है उसको कितनी जल्दी आप निपटा रहे, संवैधानिक उसका प्रावधान किया गया। आर्टिकल 145 में बेटा क्या कहा गया, आर्टिकल 145 में कहा गया अदालत के नियम आदि। अदालत के देखो नियम और आदि किसमें दिए गए, आर्टिकल 145, ये भी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 146 में क्या कहा गया है, अधिकारी और नौकर और सर्वोच्च न्यायालय का खर्च, यानी कि खर्चे की बात करेंगे तो अधिकारी हो या कोर्ट से संबंधित जितने भी नौकर और कर्मचारी हो उन सबके खर्चे की बात की गई है। आर्टिकल 147 में न्यायालय की व्याख्या के बारे में कहा गया। ठीक, ये थे आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ आर्टिकल। ठीक, आगे देखिएगा। अब देखो साइंस से कुछ क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के, तो साइंस से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, इन पर भी बेटा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चर्चा कर लेते हैं कि टिटनेस टिटनेस से क्या होता है, यानी कि क्या होगा, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब टिटनेस हो जाता है किसी को। लोहे का कोई भी बना हुआ हथियार जंग लगा हुआ किसी के लग जाता है, घाव हो जाता है, चोट लग जाती है, खून ब्लडिंग होने लगती है, तब उससे क्या होता है कि टेटनिस का होने का खतरा होता है, तो इंजेक्शन लगता है, टेटनिस का टीका लगता है, उससे फिर बचा जा सकता है। तो शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित, ठीक, टेटनिस से क्या होता है, शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत कितने लीटर होता है, तो 5 से 6 लीटर क्या होता है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त औसतन कितना होता है, 5 से 6 लीटर। ठीक, मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो बेटा किडनी में होता है। मनुष्य का रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो कहाँ पर होता है, किडनी। एक इस तरफ किडनी होती है, एक इस तरफ किडनी होती है, 2 किडनियां होती हैं। ठीक है, तो शुद्धिकरण यहाँ पर होता है रक्त का। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी कहाँ में होती है, तो कहाँ पर होती है सबसे छोटी ग्रंथि, तो मस्तिष्क में होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। आगे है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। इंसुलिन इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो वेटिंग एवं बेस्ट ने की। वेटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की। आगे क्या दिया गया है कि वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के किस भाग में बनता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है आंखों के किस भाग में बनता है, तो बच्चा बच्चा जानता है बेटा, जो भी पढ़ने वाला होगा 6th 7th का भी, तो वो भी बता देगा कि रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक, नेत्रदान में आंखों के किस भाग को दान किया जाता है, तो कॉर्निया को किया जाता है, कॉर्निया को नेत्रदान किया जाता है। ठीक, आगे देखिएगा। आगे कि सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन होती कितने परसेंट होती है, तो 42% सोयाबीन में प्रोटीन पाई जाती है। सबसे ज्यादा जो प्रोटीन है वो सबसे ज्यादा प्रोटीन बेटा सोयाबीन में ही पाई जाती है, सोयाबीन में ही प्रोटीन सबसे ज्यादा पाई जाती है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो गई भैंस पानी में, तो क्या है, बी सी क्या है, जल में घुलनशील
विटामिन है। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से? सिर्फ 2 विटामिन ऐसी हैं जो जल में घुलनशील हैं। आगे देखिएगा, आगे आगे क्या दिया गया है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कार्बिक एसिड है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कार्बिक एसिड है। स्कार्बिक एसिड। जीव विज्ञान के जनक किसे माना गया? तो बेटा अरस्तु को माना गया। जीव विज्ञान का जो जनक है वो कौन है? वो अरस्तु। जीव विज्ञान का जो जनक है वो कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान शब्द का जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क ने किया था। लैमार्क ने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। तो सभी लोग एक बार चैनल को अपने अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, लिंक को फटाफट शेयर कर दीजिए और बोलिएगा कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है और बढ़िया तरीके से वन लाइनर फॉर्मेट में आप लोगों को क्वेश्चन पीपीटी के माध्यम से बताया जा रहा है। तो सब लोग, ये चाहे पेट की तैयारी कर रहा हो, यूपीएसआई की तैयारी कर रहा हो या लेखपाल की तैयारी कर रहा हो, तो आप लोग सभी लोग मेरे एप्लीकेशन चैनल एग्जाम वेब पर भी आप जाकर के आप लोग कोर्स को बहुत जल्द यूपीएसआई का बैच लॉन्च करने वाले हम लोग हैं और हमारी टीम बहुत ही मेहनत के साथ में आप लोगों को आपके लक्ष्य को, जो आपने लक्ष्य गोल सेट कर रखा है, उसको पाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग आप लोगों की भरसक पूरी तरीके से तन मन धन से आप लोगों की हेल्प करने वाले हैं। तो आइएगा दोस्तों, उसके बाद में क्या दिया गया है? थियोफ्रस्ट, यानी वनस्पति जनक की जनक कौन है वनस्पति विज्ञान के? तो थियोफ्रस्टस, ये वनस्पति जनक की वनस्पति विज्ञान के जनक। आधुनिक वर्गीकी के पिता कौन है? तो लीनियस। लीनियस कौन है? आधुनिक वर्गीकी के पिता। आगे देखो, एडवर्ड जेनर ने किसके टीका की खोज की थी? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। अच्छा क्वेश्चन ये भी है, तो एडवर्ड जेनर ने किस टीके की खोज की थी? टीका कौन सा है? तो चेचक का। चेचक का जैसे चेहरे पर बहुत बड़े-बड़े दाग धब्बे हो जाते हैं तो अजीब सा चेहरा हो जाता है। तो चेचक से लोग, बहुत पहले के लोग बहुत मर मर भी जाते थे, तेज बुखार आ जाता है और गड्ढे में फलके ऐसे पड़ जाते हैं। तो चेचक जिसे कहते हैं माथा निकल आई। ठीक। आगे क्या दिया गया? आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैनजीफेरा इंडिका। मैनजीफेरा इंडिका ये वैज्ञानिक नाम। त्वचा का कैंसर सूर्य की पराबैंगनी कणों से होता है। तो पराबैंगनी कणों से त्वचा का क्या होता है? त्वचा कैंसर हो जाता है पराबैंगनी कणों से। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी रेबीज। कुत्ते के काटने से क्या हो जाता है कि रेबीज का जो उसके मुंह में या पंजे में कीटाणु होते हैं रेबीज के, तो उससे क्या हो जाता है, व्यक्ति की मौत बहुत ही घातक तरीके से, बहुत ही बुरी तरीके से उसकी मृत्यु होती है। ठीक है, पानी से वो बहुत डरता है बेटा। तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन। आर्गन कैसी होती है? निष्क्रिय गैस होती है, अक्रिय गैस होती है। ठीक है, तो आर्गन भरी होती है विद्युत बल्ब में। आगे देखिएगा। हाँ, ये गैस को सुंघाना पड़ेगा तुम लोग, सुंघाना पड़ेगा ये वाली गैस को, जिससे तुम हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेरे से बात करते रहो और मेरे से पढ़ते रहो। हँसाने वाली हँसाने वाली लाफिंग गैस कहा जाता है नाइट्रेट नाइट्रस ऑक्साइड को। इसकी खोज किसने की थी? प्रेस्टिले ने। ठीक। सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था रशियन वैज्ञानिक मेंडलीव ने। कैसा, कौन सा वैज्ञानिक था? रशियन वैज्ञानिक था मेंडलीव। मेंडलीव ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था, आवर्त सारणी। उसके बाद दिया गया आधुनिक आवर्त सारणी के नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? तो मोसले के द्वारा। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? वो परमाणु भार के आधार पर था, ये परमाणु क्रमांक के आधार पर। विद्युत धारा को किसमें मापा जाता है? तो विद्युत धारा को मापा जाता है एम्पियर। एम्पियर में विद्युत धारा को मापा जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। यानी कि पारसेक नाप विद्युत यानी कि दूरी की मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है
वो पारसेक है। ठीक। कार्बन के अवरूप हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन के अवरूप हीरा और ग्रेफाइट है कार्बन के अवरूप। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। हीरा कैसा होता है? तो हीरा बेटा विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक कौन होता है? तो हीरा। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट हीरा जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। एलपीजी में क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है, प्रोपेन का मिश्रण होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन का क्या होता है बेटा? मिश्रण होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन का क्या होता है? एलपीजी गैस जो होती है हम लोगों की सिलेंडर में होती है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन का क्या होता है? मिश्रण होता है। आगे दिया गया है, इंपॉर्टेंट है बेटा, कि एलपीजी की तेज गंध उसमें मिले किस यौगिक होती है, यानी कि किससे होता है जो गंध होती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि सिलेंडर हमारा लीक होने लगा। लीक होने लगा कैसे पता चलता है? जब उसमें एक अजीब सी गंध निकलती है। वो गंध कौन सी है? सल्फर के यौगिक होते हैं। मेथाइल मारक्रॉप्टेन मारक्रॉप्टेन जो होता है, मिथाइल मारक्रॉप्टेन होता है, उससे पता चलता है कि ये सल्फर का क्या है? यौगिक है, जिससे हमें पता चल जाता है कि सिलेंडर लीक कर रहा है। विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। तो विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक कौन है? तो एक तो चांदी सबसे बेस्ट मानी जाती है और दूसरा तांबा। तांबा और चांदी ये दो सबसे बेस्ट है विद्युत की सुचालक। आगे देखो क्या दिया गया है कि कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड को प्रयोग किया जाता है। मतदाताओं की उंगलियों में, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मतदाताओं की उंगलियों में निशान के लिए लगाया जाता है कौन सा, जिससे एकदम दोबारा वोट नहीं डाल पाता आदमी? तो सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का घोल होता है, उसी को ऐसे उंगलियों में लगा दिया जाता है और सूखता बच्चों को छूटता नहीं, फिर 2-4 दिन 8 दिन 10 दिन तक ये बना रहता है। ठीक है। आगे दिया गया तड़ित चालक का आविष्कारक। तड़ित चालक का आविष्कारक बेंजामिन फ्रैंकलिन है। बेंजामिन फ्रैंकलिन है तड़ित चालक का। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कैसी होती है? शुष्क बर्फ, जो हम लोग पानी ठंडा करके बर्फ का पीते हैं, वो शुष्क जो बर्फ होती है सिल्ली टाइप की। पादपों के मूल रोमों का द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है? तो परासरण से ये अवशोषित किया जाता है। आगे देखो, कहीं ना तुम खोए सामने इधर। वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का। वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन का किया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा होता है। जीवाणु होता है जिससे टीबी होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा। ठीक, ये पूरा जीवाणु का नाम। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका रासायनिक नाम है। 1024 वाट किसके बराबर होता है? 1 किलो वाट के बराबर। 1 किलो वाट के बराबर। ठीक, 1 किलो वाट के बराबर होता है। ठीक। अत्यंत दिशिक प्रकाश किरण पुंज कहलाता है तो लेसर। लेसर कहलाता है। ठीक। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो चिड़ियों का अध्ययन किया जाता है उसके प्राकृतिक वातावरण में, यानी चिड़ियों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए, देखो CH3OH सूत्र किसका रसायन का है? CH3OH किसका? मैथिल एल्कोहल का। मैथिल एल्कोहल का। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैलीफेरोल। कैरीफेरोल। विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पेलाग्रा। पेलाग्रा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया होगा।
टेट में पूछा गया, विटामिन 5 आइएगा। उसके बाद भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। प्रमुख उद्यानों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पहला देखो राजस्थान में दिया गया है। राजस्थान में कौन-कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? राजस्थान में कौन-कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो देखो दिया गया केवला देव, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये पक्षियों का स्वर्ग है बेटा, पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। सलीम अली की, सलीम अली की कर्म स्थली, सलीम अली की कर्म स्थली, ये कहाँ पर है? तो बेटा भरतपुर है, भरतपुर, भरतपुर राजस्थान। रणथंभौर, रणथंभौर ये कहाँ है? तो ये टाइगर रिजर्व पार्क भी है, टाइगर रिजर्व पार्क। रणथंभौर और केवला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये दोनों एक साथ ही टाइगर रिजर्व पार्क घोषित किए गए थे। कब? 1973 में। ठीक। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो अलवर में ये है, तो ये भी राजस्थान का है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, मरु राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, यानी कि मर अंग्रेजी में डेजर्ट बोला जाता है। राष्ट्रीय पार्क है, ये भी कहाँ है? राजस्थान में। दर्रा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? ये भी राजस्थान में। घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? ये भी राजस्थान में। केवला देव ये तो फिर से आ गया है। ये ताल छापर, ये ताल छापर बहुत पूछा जाता है। ताल छापर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ताल छापर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो राजस्थान में है, माउंट आबू सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक। आगे चलिए मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में देखो कान्हा राष्ट्रीय पार्क, कान्हा किसली जिसे कहा जाता है, कान्हा किसली राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है बेटा? तो टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। एमपी को टाइगर स्टेट कहा जाता है। टाइगर मैन किसे कहा जाता है? टाइगर मैन तो कहा जाता है कैलाश सांकला, कैलाश सांकला, कैलाश सांकला को टाइगर मैन कहा। ठीक। आगे क्या है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये भी मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। वन विहार पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। रुद्र सागर झील राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो हाँ देखिएगा रुद्र सागर झील, रुद्र सागर झील राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो ये भी मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। संजय नेशनल पार्क कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय पार्क भी मध्य प्रदेश में। कुनू राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। मांडला प्लांट होलसिक राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। आगे चलते हैं अरुणाचल प्रदेश के कुछ देख लेते हैं। अरुणाचल नामदफा राष्ट्रीय पार्क, नामदफा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो मध्य अरुणाचल प्रदेश। हरियाणा में देखो सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा में। कलेसर राष्ट्रीय पार्क कहाँ? हरियाणा में। उसके बाद में दिया गया है कि उत्तर प्रदेश से देखो, उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं दुधवा राष्ट्रीय पार्क, दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो मध्य उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा वन जीव विहार कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। झारखंड में बेतला राष्ट्रीय पार्क, अच्छा क्वेश्चन है, बेतला राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। बेतला राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक। हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क कहाँ है बेटा? तो मध्य प्रदेश में। झारखंड में, सॉरी बेतला भी झारखंड में।
और धीमा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो झारखंड। ठीक। आगे मणिपुर में देखो, मणिपुर में बेटा देखो, मणिपुर में तो मणिपुर में केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ विश्व का विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय पार्क। ठीक। राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? ये मणिपुर में है, केबुल लामजाओ। ठीक है। लोकटक झील में। कौन सी झील है? तो लोकटक झील, लोकटक झील के अंदर ये केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। सिरोही राष्ट्रीय पार्क, सिरोही देखो राष्ट्रीय पार्क, गड़बड़ कर दोगे, सिरोही कहाँ है? तो सिरोही डिस्ट्रिक्ट तो राजस्थान में, मगर यहाँ पे सिक्किम में देखो, सिक्किम में देखो, सिक्किम में खानचंग जोंगा राष्ट्रीय पार्क, खानचंग जोंगा एंड सिक्किम कब भारत में मिला था? 1975। त्रिपुरा में क्लाउडेड, ये देखो पेट में क्वेश्चन आया, पेट में क्वेश्चन ये आया था, पीईटी में आया, क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क, क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो त्रिपुरा में। तमिलनाडु में देखो गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो तमिलनाडु। बहुत गला जाम हो रहा। आगे देखिए, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो तमिलनाडु में। प्लानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो तमिलनाडु में बेटा। मुकुरुथी, मुकुरुथी नेशनल पार्क कहाँ है? तो तमिलनाडु। गुनीडे, गुनीडे नेशनल पार्क कहाँ है? तो तमिलनाडु। बहुत गला भाई साहब। उड़ीसा में देखिए, उड़ीसा में भीतरकनिका, भीतरकनिका बहुत पूछा जाता है, भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो उड़ीसा में। सिमलीपाल कहाँ है? तो उड़ीसा में। नंदनकाना राष्ट्रीय चिड़ियाघर कहाँ है? तो उड़ीसा में। चिल्का झील अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये उड़ीसा में। और चिल्का जो बेटा झील है, ये चिल्का झील, ये भारत की खारे पानी सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी झील है। ठीक। इसे कहा जाता है लैंगून झील, लैंगून झील। आगे देखो। मिजोरम, मिजोरम में देखो, मिजोरम में क्या? माउंटेन राष्ट्रीय पार्क, माउंटेन राष्ट्रीय पार्क, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क, मुर ऐसे नाम पूछे जाते हैं ज्यादा, क्योंकि अब जो ज्यादा चर्चित नाम है वो नहीं एग्जामिनर अब पूछ रहा, ऐसे नाम ज्यादा पूछता है। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो मिजोरम में। फंगकुई नेशनल पार्क कहाँ है? फंगकुई नेशनल पार्क तो मिजोरम। डाम्फा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो मिजोरम। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो क्षेत्रफल के आधार पर दाचिंगम राष्ट्रीय पार्क जो है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है, तो ये राष्ट्रीय पार्क हो। सलीम अली राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो जन्म स्थली सलीम अली राष्ट्रीय पार्क, पक्षी वैज्ञानिक था, पक्षी मैन, जिसे बर्ड मैन कहा जाता है, सलीम अली को कहा जाता है बर्ड मैन कहा जाता है। ठीक। किश्तवाड़ा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। हेमिस हेमनिस नेशनल पार्क कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। जैव मंडल रिजर्व कहाँ है? तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। ठीक। आइएगा, पश्चिम बंगाल के बारे में हम लोग जानते हैं कहाँ कहाँ। सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क है, सुंदरबन टाइगर के लिए फेमस, बंगाल टाइगर। सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क कहाँ? तो पश्चिम बंगाल। बुक्सा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो जम्मू पश्चिम बंगाल। जल जलदपारा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल। गोरुबारा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल। सिंघालीला राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल। नी योरा बेली नेशनल पार्क कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल। आगे देखो,
असम की बात करते हैं, असम की बेटा बात कर लेते हैं। असम देखो मानस राष्ट्रीय पार्क, मानस राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? कई बार पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाता है, एक सींग वाला, एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला गैंडा, ये राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में। ठीक, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा। नामेरी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो असम में। नामेरी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? असम में। राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो असम में है। डिब्रूगढ़ सेखोवाल राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो असम, असम। ठीक, अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश में देखो कौन है? कसरू ब्रह्मानंद, कसरू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। मरुक, मरुक कहाँ पर है राष्ट्रीय पार्क? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक, आंध्र प्रदेश। आइएगा, अब हम लोग आज की क्लास बेटा हम लोग यहीं तक रखते हैं। इतिहास की प्रमुख घटनाएं और उसके घटित वर्ष, इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। और हमारा जो एप्लीकेशन चैनल है एग्जाम वेब, उस पर जाकर के आप एग्जाम वेब को डाउनलोड कीजिए और देखिएगा बहुत जल्द यूपीएसआई पुलिस इन सभी के बैच लॉन्च होने वाले हैं। और हमारी टीम उस उसके लिए बहुत ही अथक प्रयास और परिश्रम करने के लिए तैयार है और कर भी रही है। तो सभी सभी लोग बने रहिए मेरे चैनल के साथ में, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल के साथ में बने रहेंगे और दोस्तों के साथ में शेयर करें। ठीक है? इसी के साथ लेते हैं विदा आप लोगों से। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल। ठीक? सभी लोग गुड